LIC डबल्स डाउन ऑन अडानी अमिड शॉर्ट सेलर रो। इसके अंदर खबर क्या है? M&A एक्टिविटी टू फर्दर एक्सिलरेट इन इंश्योरेंस सेक्टर। यूनियन बजट टू कैप टैक्स एग्जम्पशन ऑन लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी बेनिफिट। क्या है ये खबर? वी आस्क्ड 7 इंश्योरटेक लीडर्स वेयर टू एक्सपेक्ट चेंज इन 2023। कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री साइंस MOU टू इनेबल प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। क्या है ये खबर? पिछले कुछ दिनों में इंश्योरेंस की दुनिया में जो खबरें चर्चा में थी, उन खबरों के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं मिस्टर मनोज पांडे जी के द्वारा। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर मनोज पांडे जी से। पांडे जी, मैं आपका इंश्योरेंस वर्ल्ड दिस वीक के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू रंजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सीरीज को चलाते रहने के लिए। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कुछ अपनी बातें आप लोगों से शेयर कर पाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं मनोज जी। मनोज जी, पिछले कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले द इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक खबर आई है, LIC डबल्स डाउन ऑन अडानी अमिड शॉर्ट सेलर रो। ऐसी हेडलाइन है। अभी ये हेडलाइन क्या है, इसके अंदर खबर क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अदानी ग्रुप को आप लाइक करें डिसलाइक करें, लेकिन हकीकत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में और जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उसमें अदानी आज अंबानी के बाद नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट होने के नाते ये हर वित्तीय संस्थाओं के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हो, म्यूचुअल फंड हो, या कोई भी बिजनेस करने वाले लोग। सही गलत चाहे जो भी कहिए, इंश्योरेंस कंपनी के पास अपनी कंपल्सन भी होती है, क्योंकि यूली प्लान में जो कंट्रीब्यूशन आता है प्रीमियम का, कि जहां की कस्टमर से हम पूछ करके निवेश करते हैं, बाकी जो ट्रेडिशनल प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट प्लान जो भी आते हैं वहां गवर्नमेंट के अपने डिक्टेट होते हैं, जिसमें कि एक सर्टेन क्वालिफाइड मतलब शेयर्स और डिवेंचर्स में ही आप निवेश कर सकते हैं, हर जगह आप पैसा नहीं लगा सकते हैं। और इस हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को अपने हाथ भी बंधे होते हैं। आज से 7 दिन पहले कभी किसी ने क्वेश्चन इस रूप में नहीं किया कि LIC ने पैसा अदानी कंपनियों में क्यों डाला, लेकिन चूंकि एक रिपोर्ट निगेटिव आई जो कि ग्लोबल एक कंपनी से, हालांकि उस कंपनी की खुद की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि वो उसका ये धंधा ही है कि किसी कंपनी के बारे में बहुत ही इस तरह के खोजी पत्रकारिता करो और उसके पहले उस कंपनी के शेयर खरीद लो और बाद में उसको बेच करके मुनाफा कमा लो, जिसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। दे आर नॉट नोन शॉर्ट सेलर। तो इस चीज के करने में उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट ये जग जाहिर है। फिर भी जो भी आरोप प्रत्यारोप है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मतलब एक सिस्टम के अंदर उस लिहाज से ठीक है, जो भी सामने आया है वो ठीक है। अब रही बात, क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं LIC के ऊपर कि LIC में का कितना इन्वेस्टमेंट है, LIC को कितना फायदा हुआ, घाटा हुआ। तो हकीकत है कि इतने गिराव के बावजूद भी LIC का जो इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है अदानी ग्रुप में, उसमें LIC को 1 रुपये का अभी तक कोई लॉस नहीं हुआ है। यह एक हकीकत है। एक और भी डाटा सर्कुलेशन में है जिसमें ये दिखाया गया है कि LIC का जो शेयर है वो बड़े ग्रुपों में किस लेवल तक है। तो आप ये जान करके आश्चर्य होगा कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस हो हल्ला, LIC का जो इन्वेस्टमेंट है अदानी ग्रुप एज सच में वो केवल 4.6 है, विच इज वे बिहाइंड रिलायंस अंबानी और वे बिहाइंड इवन अदर कंपनियों से। बाकी कुछ कंपनियों में तो LIC का बहुत ही शेयर, जैसे ITC हुआ, L&T हुआ, लेकिन बड़े बड़े बिजनेस घरानों में ये ज्यादा नहीं है। तो मार्केट में चूंकि एक सेंटिमेंट में मूव करता है, इसलिए बहुत हंगामा हो रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितने की इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसके पीछे बहुत सारा मार्केट प्लेयर अपने प्ले करते हैं, तो वो बात है। तो LIC ने अपने आप को यहाँ बिल्कुल ही संयमित रखा है। और रही बात उस न्यूज आइटम की, तो क्रिटिसाइज ये किया जा रहा था कि FPO आने के पहले ये न्यूज आ गया था, इसके बावजूद भी लगभग 3200 रुपए के आसपास पर वो FPO शेयर LIC क्यों खरीद रहा है। तो प्लीज आप इस बात को समझें कि LIC FPO आने के पहले एक कंसेप्ट होता है एंकर इन्वेस्टर का, कि कुछ लोगों से पहले ही बात हो जाती है कि हम ये FPO या IPO ला रहे हैं, आप इसमें पैसा का इन्वेस्ट करेंगे ना,
जब उनकी गारंटी मिल जाती है तो उनके नाम का भी इस्तेमाल करके बाकी लोगों को शेयर बेचा जाता है। ये हर धंधे में होता है। रियल एस्टेट में आप देखेंगे कि लोग पहले ही बोलते हैं कि हाँ 20% फ्लैट बिक चुके हैं, केवल 80% अवेलेबल है। LIC एज इंस्टीट्यूशन ने पहले कमिट कर रखा था जब ये मारधाड़ शुरू हुआ, तो अब कमिट आपने किया है तो उसको तो वादा तो निभाना पड़ेगा। तो LIC अगर 3200 रुपए में इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो वो अपने वादा को पूरा कर रहा था, ना कि कोई गड़बड़ काम कर रहा था। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के डेट में LIC के बारे में ये कहना कि मतलब LIC ने गलत काम किया, ये मुझे पर्सनली सही नहीं लगता है। रही बात कि सरकार का आदेश का पालन, तो भाई चाहे आप जो कह लें, कंपनी ही सरकार की है, सारे डायरेक्टर चेयरमैन सारे सरकार के हैं, तो वो क्या हमारी और आपकी बात सुनेंगे कि सरकार की ही सुनेंगे? एक खबर आई है बिजनेस लाइन में पांडे जी, और वो खबर है, उसकी हेडलाइन है M&A एक्टिविटी टू फर्दर एक्सीलरेट इन इंश्योरेंस सेक्टर। ये हेडलाइन का अंदर क्या खबर है उसे समझाइए। ये खबर का हेडलाइन और खबर के अंदर जो बातें लिखी गई है दोनों का कोई मेल नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, मैंने भी जब खबर पढ़ी तो उसमें मर्जर एक्विजिशन के बारे में ये बस एक लाइन लिखा हुआ है, बाकी चीजें भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में जनरल बातें लिखी गई हैं। जैसे मुझे, चूंकि मैं लाइफ इंश्योरेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं, नीचे की जो 8 या 7 कंपनियां हैं उनका टोटल कंबाइंड मार्केट शेयर 1% भी नहीं है। जनरल इंश्योरेंस के स्पेस में हमने देखा है कि कुछ मर्जर हुए हैं। L&T इन्फोटेक का मर्जर आपकी HDFC के साथ हुआ, अपोलो म्यूनिक का मर्जर आपको HDFC के ही साथ हुआ। अभी हाल में भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस का मर्जर आपको ICICI लोम्बार्ड के साथ हुआ। बीच में लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत चर्चा थी कि अभिवा लाइफ का मर्जर या एक्विजिशन किसी से हो सकता है, यस बैंक का नाम सामने आया था। खैर वो सब तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अगर छोटी छोटी कंपनियों का मर्जर अगर बड़ी कंपनी में हो जाता है तो ये इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी ही खबर होगी। हालांकि उस खबर में मैं फिर से रिपीट करता हूं, नाम भले मर्जर एंड एक्विजिशन लिखा हुआ है, कंटेंट में ऐसा बहुत कुछ डिटेल उसमें नहीं लिखा हुआ है। एक riskandinsurance.com में, इस वेबसाइट में एक खबर आई है। खबर यह है, उसकी हेडलाइन यह है कि वी आस्क्ड 7 इंश्योरटेक लीडर्स वेयर टू एक्सपेक्ट चेंज इन 2023। इसको थोड़ा समझाइए पांडे जी। देखिए, जितनी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है, आखिर ये रिसर्च के आउटपुट आते कहाँ से? बेसिकली वो लोग जो थॉट लीडर होते हैं, जो लीडिंग CEOs होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके फ्यूचरिस्टिक विजन को देखते हुए ही इंडस्ट्री का जो आगे का क्या रास्ता होगा उसके बारे में बोलते हैं। अब इंश्योरटेक का मतलब होता है ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनियां जो कि इंश्योरेंस सेक्टर में आइदर एज ए एनेबलर काम करती हैं या खुद भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन वो इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें कि बेस टेक्नोलॉजी है, इंश्योरेंस इज सेकेंडरी। तो इसमें से 7 जो टॉप CEOs हैं उसका इन लोगों ने इंटरव्यू किया है और इन 7 CEO के बातचीत के बाद उन्होंने 3 ऐसे फैक्टर को आइडेंटिफाई किया है जो आने वाले समय में दिशा तय करेंगे। और बिल्कुल सही बात है। तो पहला तो उन्होंने ये कहा कि अब जमाना चला गया कि आप स्टैंड अलोन अपने बलबूते पे ही अच्छा काम कर पाएंगे। जमाना आ गया है कि पार्टनरशिप, पार्टनर एंड ग्रो टुगेदर, यानी अपने साथ लोगों को लेकर के जाइए। और वो आप इंडिया में भी देख रहे हैं कि किस तरह से अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो एफिलिएट चैनल है या जो बैंक इंश्योरेंस चैनल क्या है? इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग चैनल दोनों मिलकर पार्टनर बन के एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो केवल बैंक इंश्योरेंस को हेल्प कर रहा है। अभी जो रेगुलेशन में बदलाव की संभावना हो सकता है कि कल से इंश्योरेंस कंपनियां अभी बैंक के प्रोडक्ट को अपने ऑफिस में से बेचने लगी, जिसको क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। अभी 1 वे ट्रैफिक है। तो ये है कि आप टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के कंपनियों को पार्टनर बनाइए या ऐसे लोगों को पार्टनर बनाइए जो आपके बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड, उन्होंने लिखा है कि जो कंप्यूटेशनल पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी चीजों का, इसका उपयोग और ज्यादा होगा आने वाले समय में। यानी मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन इज द ऑर्डर ऑफ द डे। ये होगा, अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कॉस्ट ज्यादा होगा, आप सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही थिन मार्जिन पे आपको आने वाले समय में काम करना पड़ेगा। और तीसरा जो उनका ओपिनियन है वो ये है कि एम्बेडेड इंश्योरेंस, जो कि हमने एक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था
embedded insurance is a way through which we can reach to the potential. तो उसमें ये होता है कि आप कोई बड़ा सामान अगर बेच रहे हैं, उसके साथ छोटा सा टिकट साइज का इंश्योरेंस पॉलिसी आइदर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही या मे बी अगर पॉसिबल है तो उसके साथ आप कोई लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी भी बेचते। सीमलेस ऑन द स्पॉट सेल ऑफ पॉलिसी, स्टैंडर्ड पॉलिसी जिसमें अंडरराइटिंग का कोई लफड़ा नहीं और सिंपल कम पैसे में पॉलिसी बिक जाए। देखिए इसका ज्यादा जरूरी है। बजट में भी हम लोगों ने कल बात की थी। अब शायद जमाना गया कि हम लोग इंश्योरेंस को एज ए टूल ऑफ सेविंग समझें। जरूरत है कि हम इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ही समझें और छोटा छोटा इंश्योरेंस भी हम लोगों के तक पहुंचाएं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब ये संभव हो गया है कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए छोटे पॉलिसियों को भी फाइनेंशियल वाइबल बना सकते हैं। तो ये तीन चीजें हैं, पार्टनरशिप, AIML का ज्यादा से ज्यादा यूज और एम्बेडेड इंश्योरेंस का प्रमोशन। ये तीन चीजें इन लोगों के नजरों में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत कारगर साबित हो। एक खबर आई है एशिया इंश्योरेंस रिव्यू में और उसकी हेडलाइन है यूनियन बजट टू कैप टैक्स एग्जम्पशन ऑन लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी बेनिफिट। क्या है ये खबर, थोड़ा डिटेल में बताइए पांडे जी। ये तो खबर अगर देखा जाए तो जो हमारा ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जिस मॉड्यूल पे काम करता है उसके लिए बॉम्ब से कम नहीं है। देखिए यहाँ भी सरकार जो पिछले कई सालों से, और ये इसकी शुरुआत 2002 से ही हो गई। 2002 के पहले आप इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी लेते थे, कितनी भी बड़ी पॉलिसी लेते थे, उसमें के कुछ भी लेकिन किंतु परंतु नहीं होता था। आप प्रीमियम जब देते थे तो टैक्स रिबेट मिलता था, आपको जो बोनस डिक्लेयर होता था और आपकी पॉलिसी का जो वैल्यू बढ़ता जाता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। और जब वो पैसा आपके हाथ में मिलता था, चाहे वो सरेंडर हो, मैच्योरिटी हो, उस पर भी टैक्स नहीं लगता था। यानी किसी भी मतलब सेविंग इंस्ट्रूमेंट में 3 फेजेज होते हैं, एंट्री, ग्रोथ एंड एग्जिट। और अगर आपको एग्जेम्प्ट यानी तीनों स्टेज पे एग्जम्पशन मिल रहा है इनकम टैक्स का, दैट इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमेशा से, मतलब 2002 के पहले हमेशा एग्जेम्प्ट ट्रिपल ई बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के भाषा में, इंजॉय करते हैं। लेकिन मिसयूज भी तो होता है। इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है? मरने जीने के। प्राइमरी तो वही है, बाद में बाकी इंस्ट्रूमेंट भी मार्केट में आने लगे। तो सरकार ने 2002 अगर मैं गया 2003 में कैपिंग कर दिया कि नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी हम उसी को मानेंगे जिसमें सालाना प्रीमियम से कम 5 गुना रिस्क कवरेज होगा। देखिए आपको मैं बताऊं मतलब रंजीत जी की इंडस्ट्री खुद भी बहुत मिसयूज करती है। एक जमाना आया था जब 1 लाख प्रीमियम होता था यूली पॉलिसी में और 2000 सम एश्योर्ड हुआ करता था मरने पे मिलने वाला। तो हम लोगों ने ही तो इसको गड़बड़ किया था ना। एनीवे ये आया मेरे ख्याल से 2012-13 में इसको बढ़ा करके 1:10 रेशियो किया गया। तब से आज के डेट में उसी इंश्योरेंस पॉलिसी को टैक्स रिबेट मिलता है जिसमें एनुअल प्रीमियम से 10 गुना आपका रिस्क कवरेज होता है। पिछले साल सरकार ने बदल दिया, ट्रेडिशनल और यूलिप को बांट दिया और उन्होंने यूलिप में ये कहा कि यूलिप की पॉलिसी में मैक्सिमम कैपिंग 2.5 लाख ही होगी, यानी 2.5 लाख तक के टोटल प्रीमियम को ही हम इंश्योरेंस का प्रीमियम मानेंगे। अगर आप 10 गुना भी कर रहे हैं तो भी उसके ऊपर को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उसको म्यूचुअल फंड जैसा ट्रीट करने लगे। तो यूलिप पे कैपिंग पिछले साल आ गया और इस साल ट्रेडिशनल पॉलिसी पे भी उन्होंने कैपिंग कर दिया कि इवन इफ इट इज 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल प्रीमियम, 5 लाख के ऊपर अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं तो उसको हम इंश्योरेंस के ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब इंश्योरेंस जैसा ट्रीट नहीं करेंगे और जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड्स आएगी उस पर टैक्सेबिलिटी होगी। हालांकि ये अभी नियम आ गया, इसका रेगुलेशन, इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि देखिए ये कोई एक कंपनी के लिए रूल नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्री के लिए रूल है। तो ये डाटा कोलैट कौन करेगा कि किस व्यक्ति ने कहां से कितनी पॉलिसी ली है, कब उसका 5 लाख के ऊपर प्रीमियम हो गया। इसके लिए जरूरत पड़ेगी कि डाटा का कोलेशन हो, मतलब इकट्ठा किया जाए, कोई प्लेटफॉर्म हो। अब मैं ही हूं कि मैं 50-50 के अगर 20 पॉलिसी 50-50 हजार की 20 अलग अलग कंपनियों से ले लूं तो हु विल डिसाइड? कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज डाटाबेस तो होना। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये अभी आना बाकी है। लेकिन न्यूज पर से इज नॉट दैट ग्रेट। बहुत सारे जो शहरी क्षेत्र में काम करने वाले, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के यहाँ जो काम करने वाले भी करता है,
वो जरूर इस बात पे अपनी नाराजगी और अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि उनके बिजनेस को तो थोड़ा बहुत हिट होगा ही होगा, क्योंकि लोग अब से मतलब इंश्योरेंस मतलब टैक्स बेनिफिट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जो हाई नेटवर्थ वाले थे वो बंद कर देंगे। एक खबर मिंट न्यूज़पेपर में आई है पांडे जी, और उसका हेडिंग है कोऑपरेशन मिनिस्ट्री साइंस MOU टू इनेबल प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। क्या है ये खबर, थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। इनका इंटेंशन ये है कि जो पैक्स हैं उनके थ्रू गांव देहातों में सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उसकी मूलभूत व्यवस्थाएं की जो सर्विसिंग है उसको मुहैया कराया जाए, ताकि ये पैक्स जो यूनिट है अपने आप में कुछ आमदनी करें। यानी ये टिकट बेचेंगे, ये लोग गवर्नमेंट की सर्विसिंग देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बैंक का फिक्स डिपॉजिट बेचेंगे, ये लोग इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचेंगे। आपको याद होगा कि एक मुद्दे पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है इंडियन इंश्योरेंस मार्केट में, एक्सेप्शन है जहां सब ब्रोकिंग अलाउ की जाती है। वो बंदा किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की स्टैंडर्ड पॉलिसी, स्टैंडर्ड इन बोलते हैं इसको, प्री अंडर रिटन पॉलिसी बेच सकता है, छोटी छोटी पॉलिसियां बेच सकता है। अब अगर आप समझ लीजिए अगर 2-4 साल भी समय लगे और अगर ये पैक्स हमारे इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर के सुगम जो प्लेटफॉर्म बन रहा है या इनका जो CSC का प्लेटफॉर्म है उसका एक अंग बन जाए, उनसे लिंक हो जाए, तो 63,000 ऑफिसेस एक झटके में खुल जाएंगी। और ये लोग गाँव में हैं जहां लोग एक यूरिया का बैग खरीदते हैं 2,000, पता नहीं क्या रेट है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मान के चलिए कि यूरिया का बैग अगर 2,000 रुपए में जा रहा है, उसके साथ वो 50 रुपए में उस व्यक्ति के लिए 3 महीने का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी बेच सकते हैं। जो 2,000 का यूरिया खरीद सकता है ना, वो 50 रुपए में 6 महीने के लिए 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी खरीद सकता है। उनका जो कृषक का जो क्रॉप इंश्योरेंस है, छोटी छोटी पॉलिसियां, मुर्गी का इंश्योरेंस, उनकी बकरी का इंश्योरेंस, उनके साइकिल का इंश्योरेंस, उनके घर का इंश्योरेंस। अभी सरकार बहुत ही थ्रस्ट देने जा रही है कैटल इंश्योरेंस पे। अभी कैटल इंश्योरेंस करने के लिए पैक्स जो है ना, ये भैंस खरीदने के लिए लोन भी दे देंगे और साथ में उस भैंस का बीमा भी अपने पोर्टल से कर देंगे। तो ये न्यूज मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पांडे जी बहुत धन्यवाद आज की खबरों को इतना डिटेल में, इतनी अच्छी खबरों को हमारे साथ में शेयर करने के लिए। और आज का दिन जो है इन खबरों के साथ में बहुत अच्छा रहा। बहुत धन्यवाद पांडे जी। थैंक यू सर, प्लीजर माइंड। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।